हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और विज्ञान के अति 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि हर बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की खोपड़ी में छेद करता है। मित्रों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है और यह पैटर्न काफ़ी खूबसूरत पैटर्न रखा गया है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पूरी परीक्षा की एनालिसिस को करके ही इस पेपर को बनाया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। सबसे पहली चीज़ आपको हम बता दें, इस पहले पार्ट में, साइंस के पहले पार्ट में मैंने 40 नंबर कवर किया है। कितना मित्रों? 40 नंबर। चूँकि न्यूमेरिकल पार्ट था, मैंने उसको सेकंड पार्ट में रखा है, जिसको हम कल करेंगे। लेकिन यह वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, यह वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं मित्रों? अपघटन अपक्रिया को ही वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन कहलाते हैं। जैसे 2H2O, जल में अगर विद्युत डाला जाए तो यह H2 और O2 में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे 2H2 प्लस O2 का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो 2H2O यानी कि 2H2O जल प्लस 136.8 KCl ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें N2 प्लस O2, इसमें अगर 42 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलाने से यह 2NO बनता है। क्या बनता है? 2NO बनता है। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न को देखें। उपचयन और अपचयन अपक्रिया क्या है? उपचयन अपक्रिया पे ध्यान दें तो अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। अगर अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन। जैसे 2Cu प्लस O2, कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो यह कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जैसे हमने यहाँ रिएक्शन में देखा। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है मित्रों? अपचयन कहलाता है। यानी अगर किसी अपक्रिया से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन। अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड में से अगर हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग होकर और जल बना लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उदासीनीकरण किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। किसी अम्ल की क्षार के साथ क्रिया के परिमाण स्वरूप लवण व जल बनना उदासीनीकरण कहलाता है। यदि किसी क्षार का किसी अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है मित्रों। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर NaCl और H2O बनता है। अब NaCl क्या है? लवण है। H2O क्या है? जल है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और यह NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। तो अम्ल और क्षार की अपक्रिया करने से क्या बनते हैं? लवण बनता है और प्लस जल बनता है। इसी क्रम में हम अपने पांचवें क्वेश्चन को देखें तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? अम्ल एवं क्षार किसे कहते हैं? उदाहरण के माध्यम से समझाइए। यानी कि अगर हम बात करें अम्ल की परिभाषा, जैसे पैटर्न में भी रखा गया है मित्रों कि परिभाषा को किस रूप में देना है, H आयन और OH आयन के रूप में देना है, तो इसलिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अगर अम्ल एवं क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण अगर इसको पूछा जाए तो अम्ल क्या होता है?
अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन का मतलब जल के साथ, जलीय विलयन के साथ एच आयन, कौन सा आयन, एच आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन के साथ एच आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, HCl में अगर हम क्या करें, आयनित करें, तो यह H आयन और Cl आयन में टूटता है। Cl नेगेटिव आयन होता है और H पॉजिटिव आयन होता है। यानी कि H अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो ये दोनों मिलके HCl बनाते हैं। उसी प्रकार H2SO4 को देखें तो यह 2H आयन और SO4 नेगेटिव आयन में टूटता है। इसी प्रकार अगर देखें क्षार किसे कहते हैं, क्षार को समझते हैं। यानी कि वे यौगिक, क्षार बेश, वे यौगिक जो जलीय विलयन के साथ OH आयन देते हैं, मित्रों कौन सा आयन, OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर तोड़ें तो सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में टूटते हैं। उसी प्रकार अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यह पोटेशियम पॉजिटिव आयन में और हाइड्रोक्साइड OH जो होता है नेगेटिव आयन में टूटता है। तो ये बहुत ही सरल शब्दों में मैंने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। इसी प्रकार आगे देखते हैं पीएच की परिभाषा। पीएच की परिभाषा दीजिए एवं इसके उपयोग लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में, सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच कहते हैं। जैसे पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव। अगर माइनस हटाना है तो 1/, हम एच आयन लिख देते हैं तो यहाँ से माइनस हट जाता है। अब पीएच क्या होता है मित्रों, यह अम्लीयता और क्षारीयता की जांच के लिए सोरेनसन ने एक स्केल बनाया था जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब इसमें देखिए अम्लीय प्रकृति कब मानी जाएगी, अम्लीय प्रकृति है यानी कि जब 7 से 0 की ओर घटना शुरू होगा, 7 से 0 की ओर जब हम घटेंगे तो वह प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। क्षारीय प्रकृति कब होगी, 7 से 14 की ओर बढ़ना क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति की होगी। जैसे जैसे हम 7 से ऊपर बढ़ेंगे 14 की ओर जाएंगे वो प्रबल क्षार होते चले जाएंगे। अर्थात 7 पे क्या होता है, तो 7 पे उदासीन होता है। जैसे आपका जल, जल क्या है, उदासीन है। इसी प्रकार हम आगे बात करें पीएच का उपयोग कैसे करते हैं। पीएच का उपयोग तो आइए जानें पीएच का उपयोग। पीएच का उपयोग अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए, जैसा मैंने अभी बताया आपको, अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए पीएच का इस्तेमाल करते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी दंत क्षय के जो कारण होते हैं पीएच से हम जान सकते हैं। दूसरा चीज, पौधे और जंतुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न रसायनों द्वारा आत्मरक्षा, यानी कि जो रसायन उत्पन्न किए जाते हैं उसमें भी उपयोग किया जाता है पीएच का। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, निर्माण की विधि एवं उसका उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट विरंजक चूर्ण। इन चारों में से आपका एक प्रश्न तो पक्का है आज पेपर में बनने वाला है। चाहे आपसे विरंजक चूर्ण पूछ ले, चाहे खाने का सोडा, इन दोनों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। इसी प्रकार सबसे पहले हम जानते हैं विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि क्या है। विरंजक चूर्ण को कहते हैं क्या है मित्रों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगर आपसे पूछता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आइए जानते हैं निर्माण की विधि। जलीय NaCl के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। अब बनता किससे है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनाया जाता है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की घोल मतलब कैल्शियम शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस डाली जाए तो क्या बनता है मित्रों, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड
प्लस जल बनता है। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्या है? विरंजक चूर्ण है मित्रों। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? मैंने बहुत ही सरल शब्दों में सारी परिभाषाओं को दी है। किसी भी टॉप 10 सीरीज या किसी भी विद्या क्वेश्चन बैंक में कहीं भी इतने सरल शब्दों में आपको परिभाषा नहीं मिल सकती है। अगर हम देखें उपयोग, तो इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। दूसरा, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में करते हैं। तीसरा, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम 8वें क्वेश्चन पे बढ़ गए हैं। 8वां क्वेश्चन देखें। मैंने आपसे कहा विरंजक चूर्ण या खाने की सोडा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आपका आने वाला है। तो खाने की सोडा की बात करें तो ये प्रश्न क्या है? खाने का सोडा के निर्माण की विधि एवं उसका उपयोग लिखिए। अब खाने की सोडा को बेकिंग सोडा भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या है जानते हैं। बेकिंग रासायनिक नाम इसका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि खाना बाई बनाती है, इसलिए इसे खाने का सोडा कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र क्या है? NaHCO3। आइए जाने कैसे बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। बहुत ही आसान है मित्रों कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अगर CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। आइए जाने कैसे बनता है। यहाँ ध्यान दीजिए। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या है? जल है। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? 2NaHCO3। आइए जानते हैं प्रयोगशाला पे उपयोग। किसका उपयोग? हम किसका उपयोग जानने जा रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। दूसरा, यह झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। तीसरी बात, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध ज़्यादा देर तक नहीं फटता है। चौथी बात, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। और पांचवी बात, पेट की अम्लता दूर करने में एंटी एसिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ गए मित्रों। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है संक्षारण की परिभाषा दीजिए एवं उसका निवारण बताइए। अब संक्षारण क्या है आइए जानें। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह वायु में उपस्थित जल, अम्ल, अन्य गैसों से क्रिया कर यौगिक की पतली परत बनाती है। धातु की चमक समाप्त हो जाती है। प्रायः यह परत धीरे धीरे झड़ने लगती है। इस प्रक्रम को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? संक्षारण कहते हैं। हम देखते हैं यदि किसी लोहे को हम रख देते हैं तो जब बरसात का सीजन हो या नमी युक्त वायु बहती है तो उस पर देखते हैं धीरे धीरे जंग लग जाता है, और जंग लगने से लोहा क्या होता है? झड़ने लगता है। अब इसी से ये झड़ना क्या है? यही झड़ना ही संक्षारण है। अब संक्षारण से निवारण कैसे पाया जाए आइए जानते हैं। ये भी पेपर में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो संक्षारण से निवारण के उपाय, सबसे पहला, धातु की सपर पेंट की परत चढ़ाकर संक्षारण से बचाया जाता है। दूसरा क्या कर सकते हैं? धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर इसे बचाया जा सकता है। तीसरा क्या कर सकते हैं? धातु की सतह पर संक्षारण मुक्त धातु की परत चढ़ाना, इससे भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। चौथी, एनोडीकरण। एनोडीकरण मित्रों मैंने पूरी बात लिखी है क्योंकि एनोडीकरण और यसद लेपन आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसकी परिभाषा भी साथ साथ में लिख दी है। अब एनोडीकरण क्या है? यह एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है जिसे हम एनोडीकरण कहते हैं। दूसरा, यसद लेपन। इस प्रक्रिया में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है।
यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाए उसे यसद लेपन कहते हैं, और एल्युमिनियम पर अगर मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाए तो उसे हम एनोडीकरण कहते हैं। आई होप कि आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी। मित्रों थोड़ा सा वीडियो कटा होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर से बता देते हैं। यसद लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। आइए आगे जानते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न हमारा क्या है मित्रों? 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वां प्रश्न हमारा है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है एवं अनुप्रयोग दीजिए। पहली बात, अब सक्रियता श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। आइए जानते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित। अवरोही क्रम क्या है मित्रों? घटते हुए क्रम में। कैसे क्रम में? घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अगर बात करें पोटेशियम की तो सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है, इससे कम सोडियम, इससे कम कैल्शियम, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम एल्युमिनियम, इससे कम जिंक, इससे कम Fe यानी कि लोहा, लोहे से कम लेड, लेड से कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम कॉपर, कॉपर से कम मरकरी, मरकरी से कम सिल्वर, सिल्वर से कम सोना। तो मित्रों याद रखिएगा, यह क्रम आपको याद होना चाहिए। यह क्रम आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है कि सक्रियता श्रेणी में Mg से ऊपर के तत्वों को लिखिए, या कैल्शियम से ऊपर के तत्वों को लिखिए, या हाइड्रोजन से ऊपर के तत्वों को लिखिए। इस प्रश्न में मित्रों करीब 5 से 6 प्रश्न समाहित है, इसलिए आप इस श्रेणी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ें तो इसका अनुप्रयोग जाने। अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से या सक्रियता श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। दूसरी बात, सक्रियता श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है मित्रों? धातुओं की सक्रियता श्रेणी से। आइए जाने 11वां प्रश्न, निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है? निस्तापन वह क्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को सीमित वायु में इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाए तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। भर्जन के बारे में जाने। भर्जन क्या है? सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। निस्तापन और भर्जन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसे भी आप तैयार रखिएगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न जानें। अगला प्रश्न क्या है? समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। तो मित्रों आपको दिख भी रहा होगा कि ये जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सब एक से एक लाजवाब प्रश्न हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समजातीय श्रेणी की बात करें तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी को जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, जिससे प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तथा जिसके दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में
केवल CH2 का अंतर हो समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो मित्रों हमने काफ़ी बचपन में पढ़ा था सजातीय क्या होता है, यानी कि एक क्रम से कार्बनिक यौगिकों के अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखना ही क्या है, समजातीय श्रेणी है। अब समजातीय श्रेणी में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है मित्रों, वह क्या है, यह दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में केवल CH2 का ही अंतर पाया जाता है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। आइए इसकी विशेषता को जानें। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो किसी समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी किसी समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरी बात, किसी समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक जैसी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। तीसरी बात, दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में केवल CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर? CH2 का अंतर। एवं द्रव्यमानों में 14U का अंतर होता है। मित्रों मैं सारी बातें आपको समझा नहीं सकता हूं, क्योंकि कंटेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लेकर आया हूं, इसलिए आप वीडियो को 1 से 2 बार जब देखेंगे तो सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। इसी क्रम में हम आगे देखें। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 13वां क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जानते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंध से जुड़ी हों, वे क्या होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन मित्रों, यानी एल्केन समूह जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। कितना होता है? CnH2n+2 होता है। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जितने भी कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, यानी कार्बन परमाणु जो होते हैं द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हों, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें दो आते हैं मित्रों, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन क्या होता है? इसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है। क्या होता है? द्विबंध। जहां द्विबंध मिलेगा एल्कीन होगा, जहां त्रिबंध होगा वहां पर क्या होगा मित्रों, जहां त्रिबंध होगा वहां एल्काइन होगा। अब एल्कीन, अगर एल्कीन के सूत्र की बात करें तो CnH2n होता है, और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। अब इसका मैंने एक एक एग्जाम्पल आपके बीच रखा है। यहाँ मैंने रखा है एथिलीन को। किसको रखा है? एथिलीन। आप देख सकते हैं कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध है, अतः यह क्या है? यह क्या है? एल्कीन है। और यहाँ पर कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या है? तीन बंध है, अतः यह क्या है? यह क्या है आपका? एल्काइन है। ये कौन सा तत्व है? मतलब यह यौगिक एसिटिलीन है, और यह क्या है? एथिलीन है। इसी क्रम में हम आगे देखें, साबुनीकरण। साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा को ध्यान से देखें, तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होता है, यही क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी कि तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर लिया है, सूत्र क्या है? CH2O C17H35, CHO C17H35, CH2O C17H35। यह क्या है मित्रों? यह वसा है। मोटी मोटी भाषा में बात करें तो क्या है? वसा है। इसकी क्रिया किससे कराना है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना है तो क्या बन जाएगा मित्रों, ग्लिसरॉल बनेगा। अब ग्लिसरॉल का सूत्र पूछे तो क्या होगा, CH2OH CHOH CH2OH, ये क्या है, ग्लिसरॉल है। और क्या बनेगा, साबुन बनेगा। क्या बनेगा मित्रों, साबुन बनेगा। साबुन का सूत्र C17H35COO। इसी प्रकार यह तो पेपर में हर बार पूछा जाता है, लगता है जैसे पेपर वालों को घूस देकर बैठा हो। जैसे किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर बात करें हम किण्वन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण, किण्वन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण, देखिए कार्बनिक यौगिकों के धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया, कार्बनिक यौगिकों के धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया क्या कहलाती है मित्रों, किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। किण्वन की क्रिया में कीड़ों से प्राप्त कुछ जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अब एथिल एल्कोहल को शर्करा युक्त तथा स्टार युक्त पदार्थों के किण्वन द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सुक्रोज को जल के साथ क्रिया कराएं ईस्ट की उपस्थिति में तो यह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है मित्रों, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को जाइमेज की उपस्थिति में क्रिया करवा देते हैं तो क्या बना लेता है, एथिल एल्कोहल बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अब यहीं हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आयुपेशी नाम, कुछ महत्वपूर्ण आयुपेशी नाम, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, इसे क्या पढ़ते हैं, प्रोपेनॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोपेनॉन। CH3O C2H5, इसे क्या कहते हैं, मेथॉक्सी एथेन। CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक अम्ल। C2H5 CHO को क्या कहते हैं, प्रोपेनल कहते हैं। और C2H5OH को एथिल अल्कोहल कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है मित्रों, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, थोड़े से जटिल हैं, इसलिए इसे भी आप क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। हमारा 16वां प्रश्न, कौन सा प्रश्न, 16वां प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। मित्रों इसमें से हमें डाबे, राइनर, न्यूलैंड इन सबको नहीं पढ़ना है, केवल मेंडलीव को पढ़ना है और आधुनिक आवर्त सारणी, और दोनों प्रश्नों को मैंने इसमें ले लिया है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानें। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब अगर आधुनिक आवर्त मित्रों तो वहाँ परमाणु क्रमांक याद रखिएगा, उसे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, जबकि मेंडलीव वाले को किस में रखा गया है, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। फिर आगे पढ़ते हैं, अर्थात रुकिए मित्रों, हाँ, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं, एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। यह किसका नियम है, मेंडलीव का नियम है। अब आइए आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जानें। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता मोजले जी को माना जाता है। ठीक है, उन्होंने तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्हें रखा था, जैसे हमने लिख दिया इस बात को। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। सॉरी मित्रों, फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। किसके फलन होते हैं, परमाणु क्रमांकों के। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता देखी जाए तो आइए देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, यह आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है, पहली बात। दूसरी,
तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों के एक नियमित अंतर के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व पाए जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी एक ही समूह के सभी सदस्यों के गुण भी समान होते हैं। चौथी बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता के कारण किसी एक ही समूह के सभी सदस्यों की संयोजकता समान होती है। अगला कारण जाने मित्रों, पांचवां कारण क्या है? समूह 3 से 12 तक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये सारी बातें मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखने को नहीं मिली थी, जो हम आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़े। आइए जानते हैं अगला प्रश्न, पोषण क्या है मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है, पोषण क्या है। बस थोड़ा सा और रह गया है मित्रों। पोषण क्या है? पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब एक ही प्रश्न के अंदर मित्रों 3-3 प्रश्न हैं। आइए इनका भी पोस्टमार्टम करते हैं। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। अब पोषण की आवश्यकता क्या है? शारीरिक वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, सबको पता है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत करने के लिए किसकी आवश्यकता है? पोषण की आवश्यकता है। रोगों से प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है? पोषण की आवश्यकता है। और चौथी बात अगर हम आपको बता दें मित्रों, जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की। अब पोषण के प्रकार, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। अब स्वपोषण के बारे में जानें। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण ऐसे सभी जीव स्वपोषी होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा ऊर्जा का संचय करते हैं। ऐसा केवल पेड़ पौधे अपनी पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में करते हैं। यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं मित्रों, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। आइए इसकी भी परिभाषा जानें। वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? परपोषी। आइए जानें श्वसन के बारे में। हमारा 19वां क्वेश्चन बहुत करीब है मित्रों, हम लोग खत्म करने के। तो श्वसन की परिभाषा लिखिए। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। आइए आगे जानें। श्वसन, श्वसन कहते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन मित्रों, स्वच्छोवास तथा श्वसन में क्या अंतर है बताइए। स्वच्छोवास तथा श्वसन में अंतर। तो सबसे पहला अंतर क्या होता है? सबसे पहला अंतर जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहला अंतर क्या है? यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। यानी श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है कोशिका के बाहर होती है, जबकि यह कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कौन? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है मित्रों? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य के अंदर। दूसरी बात, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। श्वासोच्छ्वास से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, जबकि श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरी बात, यह क्रिया केवल श्वसन अंगों में होती है। और तीसरी बात यहाँ देखें तो यह क्रिया संपूर्ण शरीर में होती है। चौथी बात, इसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है एवं CO2 शरीर से बाहर निकलती है। और श्वसन में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार हमने 20 प्रश्नों का सेट कंप्लीट किया मित्रों। अब 21वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। ये प्रश्न आप स्वयं कर लेंगे मित्रों। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा।
और एक चीज़ आपको बता दें मित्रों, इसमें से एक एक प्रश्न किसी भी ऐसा मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पूछा नहीं गया है। आप पूरा 2000 से 2020 या 20 तक का सेट देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट पे विचार करके इन प्रश्नों को आपको दिया गया है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मेरा यही है कि इसमें से 40 प्लस क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर तक का आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।